हे एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसकी नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इस चैप्टर से करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन एवरी टाइम इन द नीट एग्जाम पूछे जाते हैं। और ध्यान दीजिए भाई, जो आपका नीट 2022 17 जुलाई को होने जा रहा है उसमें इन पेजेस से डायरेक्ट आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो आपका ये लेसन है ये +2 की बायोलॉजी से है जिसको हम 2 पेजेस में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाई इसका पहला पेज पढ़ेंगे और ये जो लेसन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो पूछते रहूंगा आपसे, ठीक है। चलिए पहला है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। व्हीट और मेज की इंप्रूवमेंट के लिए इंटरनेशनल सेंटर है, कहां पे है जल्दी से बताइए। इंटरनेशनल सेंटर कहां पे है अभी व्हीट और मेज के लिए? व्हीट एंड मेज के लिए डब्ल्यू का उल्टा है, क्या बात, सेंटर कहां है जल्दी से? एंड द आंसर इज मैक्सिको। देखिए अपने आप को एनालिसिस कर लीजिए, एनसीईआरटी के बेस पे हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको अभी 1 महीना बचा हुआ आपके एग्जाम का, आपका लेवल कितना है? जस्ट मेरे आंसर बताने से पहले अगर आप आंसर दे पाते हो तो काफी अच्छा लेवल है, यू आर रियली जीनियस, आपका नीट डन है। अदरवाइज भाई थोड़ी मेहनत का लेवल और ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, यू विल डेफिनेटली क्लियर अप द नीट। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बोला, अगली बात है भी आप लोगों को बताने के लिए कि जो नोबेल प्राइज है वो मिला सेमी ड्वार्फ वैरायटी के लिए व्हीट की डेवलपमेंट की। बोले हमने व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई, ठीक है। जिसने भी बनाई उसकी, और जिसने बनाई उसकी बात कर रहे हैं, जिसको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज किसको मिला? व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप करने के लिए। एंड द आंसर इज नॉर्मन ई बोरलॉग को। नॉर्मन ई बोरलॉग को सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट को डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज मिला भी, नोट इट वेरी केयरफुली। और ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी वही है व्हीट की जिसके कारण ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, मैनी फोल्ड इंक्रीज हो गया था, बहुत ज्यादा, मैनी टाइम्स इंक्रीज हो गया था क्या? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है ये बताइए। इसे कहते हैं IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताइए जल्दी से कहां है? एंड द आंसर इज फिलीपींस। कहां है भाई? फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस इज द आंसर। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI कहां है? IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? जल्दी से आंसर कीजिए। एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। कहां है भाई? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अगला, ड्यूरिंग 1960 से 2000 ड्यू टू सेमी ड्वार्फ वैरायटी व्हीट की, मेज की, व्हीट का प्रोडक्शन कितने से कितना इंक्रीज हुआ? ये क्या कह रहे हैं? बोला 1960 से लेके 2000 की बात करें हम तो व्हीट का प्रोडक्शन ड्यू टू व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी के कारण बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। आपको बताना है कितने से कितना हो गया। देखिएगा, इंक्रीजेज व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम 11 मिलियन टन। देखो भाई कितना फर्क पड़ा, 11 मिलियन टन से कितना हो गया था? 75 मिलियन टन। देख लो भाई, ये आपको याद होना चाहिए, टन्स, ठीक है। तो 11 मिलियन से 75 मिलियन टन हो गया था क्या? व्हीट का प्रोडक्शन फ्रॉम 1960 टू 2000, समझ रहे हो। ऐसे ही भाई मेज, राइस का बताइए, साथ में राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी उगाई गई थी। राइस कितना हो गया था इसका प्रोडक्शन? 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन। कितना भाई? 35 मिलियन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 10 से टन्स, TONNES, टन्स टू कितना हो गया भाई? 89.5 मिलियन टन हो गया था भाई, ठीक है। मिलियन नहीं है, स्मॉल, ठीक है। तो आपका प्रोडक्शन राइस का 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन हो गया, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, ये था कुछ हमारा डाटा IARI, ठीक है। व्हीट एंड मेज की इंप्रूवमेंट का सेंटर मैक्सिको, न्यू दिल्ली और फिलीपींस, ठीक है, इनका प्रोडक्शन। नेक्स्ट है भाई आप लोगों के लिए एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। देखिए 2 पेजेस में अलग तरीके से कवर किया गया है। एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है?
एनी जंतुओं में ब्रीडिंग का मतलब क्या है? प्रकार से रिप्रोडक्शन, जनन। और इससे पहले एनिमल्स आप समझ गए, पशु, एनिमल किंगडम। ब्रीड क्या होती है? नस्ल। ब्रीड क्या होती है? नस्ल। एक पशु की ऐसी प्रजाति जो एक ही प्रकार के कैरेक्टर रखती है, ठीक है, वो क्या बनाती है? ब्रीड। जिनके पूर्वज सेम होते हैं, जो देखने में रंग रूप में सेम दिखती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रीड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ब्रीड कहते हैं। सुनिए, जो आपकी ब्रीड होती है वो उन एनिमल्स के ग्रुप हैं जो रिलेटेड बाय डिसेंट, वंशज होते हैं, या जो आप जिनके पूर्वज होते हैं वो सेम होते हैं, एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, और उनके मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में जो आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है। जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है, ठीक है, साहिवाल काऊ पाई जाती है। तो ये क्या है? एक ही प्रकार के कैरेक्टर। देखा होगा आपने जनरली भैंस, जो काली भैंस देखी होगी आपने, कुछ भूरी भैंसें भी होती हैं। जो भूरी भैंसें वो एक ब्रीड की भैंसें हैं, जो काली भैंसें हैं वो एक ब्रीड की भैंसें हैं। जो आपकी गाय है, कुछ आपने येलो येलो पीली गाय कह सकते हैं हम, आपने ब्राउन ब्राउन कह सकते हो गाय देखी होगी, कुछ बिल्कुल व्हाइट गाय देखी है, कुछ आपने जो ब्लैक ब्लैक गाय भी देखी होगी, चटकेदार व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स के साथ भी देखी होगी। तो जिनके व्हाइट व्हाइट के साथ स्पॉट्स भी हैं ब्लैक के अंदर, तो वो क्या है? आपकी एक नस्ल बनाती है। जो आपकी साहिवाल काऊ है वो अपनी अकेली अलग नस्ल बनाती है, समझ रहे हो? जिनके यानी कुछ मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स भी सिमिलर हो, उनके पूर्वज भी सेम हो, क्या बनाएंगे? ब्रीड। और भाई एक ही ब्रीड, एक स्पीसीज के अंदर बहुत सारी ब्रीड हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन की होमो सेपियंस, कुछ काले हैं, कुछ बहुत ज्यादा काले हैं, कुछ सावले, कुछ धोले। तो क्या ह्यूमन है, ठीक है, स्पीसीज सेम है, पर इनकी नस्लें अलग अलग हो सकती हैं, समझ रहे हो? जी सर। अब एनिमल्स में नस्लें अलग अलग प्रकार की होती है। इस बेस पे हमें क्या करना है? इनकी ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है। मतलब ब्रीडिंग आपकी दो प्रकार की एनिमल की ब्रीडिंग, एक है इनब्रीडिंग, एक क्या है भाई? इनब्रीडिंग, और एक होती है आउटब्रीडिंग। क्वेश्चन पूछ रहे डायरेक्ट, आउटब्रीडिंग और इनब्रीडिंग में क्या अंतर है? सुनिए, दो एनिमल्स मेल और फीमेल को आपस में रिप्रोडक्शन करवाएंगे भाई आप, किसका? मेल और फीमेल का। एनिमल्स में करवाते हैं हम स्पेशली, ठीक है। इस तरीके से करवाएं। इनब्रीडिंग क्या होता है कि 4 से 5 जनरेशन तक जिसके बीच आपस में इंसेमिनेशन हो रहा है या ब्रीडिंग हो रही है, अगर वो टेक पार्ट करे, ऐसे स्पीसीज के मेंबर जो खुद एक स्पीसीज होगी पहली बात, और ऐसे ब्रीड के मेंबर जो आप ऐसे ब्रीड के मेंबर्स जो आपस में 4 से 5 जनरेशन के ही हों, इससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। मान लो यानी करीब आपकी जो पीढ़ी है इसके 4 से 5 जनरेशन के बंदे ही अगर आपस में ब्रीडिंग करे, इन ब्रीडिंग, इनको छोड़ के जो ब्रीडिंग करे वो क्या कहलाएगी? आउट ब्रीडिंग। देखिए भाई क्या है, विद इन सेम ब्रीड मेटिंग होनी चाहिए। देखिए हम एनिमल्स के लिए जो आपका इंसेमिनेशन होता है, जो शादी कह सकते हैं प्रकार से, वो मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटिंग, मिलवाना, ठीक है। विद इन सेम ब्रीड, इनब्रीडिंग क्या होती है? मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स फॉर 4 to 6 जनरेशन। 6 की बात कितनी है? 4 से 6 जनरेशन तक के इंडिविजुअल्स के बीच जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, उनके बीच की मीटिंग क्या कहलाती है? इनब्रीडिंग। और खास बात, आपकी ब्रीड सेम रहती है। ब्रीड क्या रहेगी? सेम। सेम ब्रीड में मेटिंग करवाना इस तरीके से कि 4 से 6 जनरेशन तक के मेंबर के बीच ही मेटिंग हो, क्या कहलाता है भाई? इनब्रीडिंग, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सुपीरियर मेल ऑफ वन स्पीसीज को सुपीरियर फीमेल ऑफ अदर ब्रीड, सॉरी स्पीसीज नहीं, इसी सेम ब्रीड की, ठीक है, अलग अलग वंशज हो सकते, अलग अलग वंशज भी नहीं हो सकते भाई। क्या मतलब है कि अलग अलग परिवार के एक ही चीज है पर 4 से 6 जनरेशन के अलग अलग घर में, समझ सकते हो, पर 4 से 6 जनरेशन तक ये लिंक होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं? सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल जो आपस में 4 से 6 जनरेशन तक होने चाहिए, इसी के बीच 6 जनरेशन से ज्यादा नहीं, 7वीं जनरेशन का बंदा नहीं होना चाहिए इनकी मेटिंग में। क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग। सिंपल। सुपीरियर मेल एंड फीमेल आर मेटेड किए जाते हैं, पेयर्स में मिलवाते हैं, ठीक है। इनब्रीडिंग की क्या खास बात है? बोला इनब्रीडिंग जो होती है ये होमोजाइगोसिटी बढ़ा देती है। अब सीधी सी बात है भाई, होमोजाइगस जाइगोट है, होमोजाइगोसिटी बढ़ा देती है। कौन? इनब्रीडिंग। बोले इससे क्या होगा? बोले एक ही प्रकार की जाइगोट, मतलब एक ही प्रकार के मेंबर, बोले सेम 4 से 6 जनरेशन तक के मेंबर ब्रीड कर रहे हैं ना, आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो इनके अंदर क्या एक ही परिवार के गुण धर्म आएंगे, कुछ ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे, तो इससे एक प्रकार की जाइगोट हो जाती है। और भाई एक प्रकार की जाइगोट से वेरिएशंस नहीं आती तो इवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है सर। तो क्या है? इट प्रोवाइड्स, इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। अगली बात, इट प्रोवाइड, बड़ी इसकी खास बात क्या है? प्योर लाइंस देती है। इनब्रीडिंग का क्या फायदा है भाई? हमें प्योर लाइंस देने में हेल्प करेगी, बिल्कुल कोई हाइब्रिड नहीं, हमें क्या देगी? प्योर लाइन। कौन? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग हमें प्योर लाइन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। खास बात भाई, ये उजागर कर देती है, इट एक्सपोजेज, ये इसका नुकसान भी है
और इससे हमें क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे लिए फायदा है। जो आपकी इनब्रीडिंग है एक्सपोज, बाहर उजागर कर देती है क्या, हार्मफुल रिसेसिव जीन्स। ये हार्मफुल रिसेसिव जीन को, कौन सी ब्रीडिंग, हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एक्सपोज कर देती है, दैट इज इनब्रीडिंग। ठीक है सर। नेक्स्ट, दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, पर उनको हम सेलेक्ट करके एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि किस किस के बीच हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। कौन सी ब्रीडिंग है जो एक्यूमुलेशन, जो आपकी इनब्रीडिंग है एक्यूमुलेट, इकट्ठा करने में हेल्प करेगी सुपीरियर जीन को, तो ठीक है, सुपीरियर जीन इकट्ठा हो जाएंगे और इनफीरियर जीन क्या हो जाएंगे भाई, एलिमिनेट। ये काम भी कौन करेगी, आपकी इनब्रीडिंग। ये लाइनें सीधी की सीधी पूछेंगे आपसे, सही गलत में पूछने, बताइए सही है या गलत। नेक्स्ट देखिए भाई, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बोले अगर लगातार इनब्रीडिंग हुई तो क्या नहीं होगा, वेरिएशंस नहीं आएंगे, इवोल्यूशन नहीं होगा, तो आपका जो विकास नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा एनिमल्स के केस में। तो इसे जब प्रोडक्शन आपका गिर जाए, उत्पादन गिरने लगे, इसे हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हेन कंटिन्यूड ब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी, लगातार अगर हम इनब्रीडिंग करवाएं तो जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है सर। तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, अगर हमें वापस उपजाऊ क्षमता, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो तो फिर हम आउटब्रीडिंग पे आते हैं। और आउटब्रीडिंग में भी किस पे आते हैं भाई, आउट क्रॉसिंग पे। किस में आते हैं, आउट क्रॉसिंग। अभी आउट क्रॉसिंग क्या होती है, जो आपका आउटब्रीडिंग होते हैं इसमें 3 प्रकार की क्रॉसिंग आती है फर्दर, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड तीसरा है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, देखिए भाई आउटब्रीडिंग में 3 बातें हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर किसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है तो आप आउट क्रॉसिंग करवाएंगे, नोट इट वेरी केयरफुली, क्या करवाना, आउट क्रॉसिंग। ठीक है सर। नेक्स्ट, आउट क्रॉसिंग क्या होती है, सेम ब्रीड। आउट क्रॉसिंग क्या होती है भाई, ब्रीड क्या होनी चाहिए, सेम। ब्रीड क्या होगी आउट क्रॉसिंग में, सेम। यही क्वेश्चन है भाई, सेम ब्रीड बोल देंगे, डिफरेंट ब्रीड लिख देंगे। आउट क्रॉसिंग में ब्रीड क्या होगी, सेम। सेम ब्रीड में मेटिंग होगी बट नो कॉमन एंसेस्टर, कोई भी कॉमन पूर्वज नहीं होगा किसी भी तरफ, न तो मेल वाली तरफ न ही फीमेल, न तो लड़के की तरफ न लड़के की तरफ, क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। कब तक, 4 से 6 जनरेशन तक। जिसमें 4 से 6 जनरेशन कॉमन एंसेस्टर हो इनब्रीडिंग, कॉमन एंसेस्टर न हो आउट क्रॉसिंग। समझ रहे हो जी सर। नेक्स्ट आगे देखिए भाई, अब बेस्ट मेथड फॉर एनिमल्स विच आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी। अब वो एनिमल्स जो प्रोडक्टिव में एवरेज से बिलो है उनके लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग वो मेथड होता है जो अप्लाई करते हैं किसके लिए, ताकि जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है उनकी प्रोडक्टिविटी एवरेज दे रहे हैं, एवरेज से कम दे रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी सुधार कर सके। तो हम क्या करवाते हैं, बेस्ट मेथड फॉर एनिमल विच आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे आप, आउट क्रॉसिंग। ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को पाने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको हटाना तो क्या करें आप, आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट अभी क्रॉस ब्रीडिंग, खास बात क्रॉस ब्रीडिंग की, 2 अलग अलग ब्रीड होनी चाहिए, बस यही बात यहाँ नोट करनी है, 2 अलग अलग ब्रीड। ब्रीड मतलब नस्लें दोनों अलग अलग होंगी। जैसे आपने हिजार्डेल प्रिपेयर करवाई थी बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रैम्स से, देखिए भाई आपको बताना है किसकी वैरायटी, किसकी नस्ल है ये, बीकानेरी ईव्स, मेरिनो रैम्स और हिजार्डेल। ठीक है, सुनिएगा, 2 डिफरेंट ब्रीड के सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल की मेटिंग करवाना क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग। मतलब 2 अलग अलग ब्रीड है, स्पीसीज सेम है, सेम स्पीसीज ब्रीड अलग अलग, सुपीरियर मेल इस स्पीसीज इस ब्रीड का और सुपीरियर मेल ही, सुपीरियर फीमेल दूसरी ब्रीड की, सुपीरियर मेल एक ब्रीड का, सुपीरियर फीमेल दूसरी ब्रीड की, दोनों की मेटिंग करवाना कहलाता है क्रॉस ब्रीडिंग। एग्जाम्पल अभी इसका खास एग्जाम्पल सुनिए क्या है, हिजार्डेल एक ब्रीड है, इसकी ब्रीड है जल्दी से बताओ, सीप, भेड़ की ब्रीड है हिजार्डेल। बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स 2 अलग अलग ब्रीड भाई, कौन कौन सी, एक तो बीकानेरी ईव्स, सीधा क्वेश्चन है भाई, बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स, इन दोनों अलग अलग ब्रीड से मिला के एक नई ब्रीड बनाई गई भेड़ की, दैट वाज हिजार्डेल। कई बार तो ये क्वेश्चन बना पूछ लेते हैं, कहाँ की थी ये ब्रीड, पंजाब की। कहाँ बनाई गई थी ये, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। किसकी थी ये ब्रीड,
तीनों ब्रीड किसकी हैं? भेड़, सिप की। ठीक है सर। नेक्स्ट अगला है भाई इसी में खास पॉइंट, मैनी न्यू एनिमल ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कौन सी अप्रोच अप्लाई करके आप नई ब्रीड बना सकते हो? तो भाई आउट क्रॉसिंग अच्छा है। नई ब्रीड बनाने के लिए आउट क्रॉसिंग, सॉरी क्रॉस ब्रीडिंग। नई ब्रीड बनानी तो कौन सी? क्रॉस ब्रीडिंग। क्योंकि देखो जो आपकी बीकानेरीज है ये एक शेप की ब्रीड है, मेरिनोरैम्स ये दूसरी सीप की ब्रीड है, इन दोनों को मिलाया तो हिजारडेल बनी, एक नई क्या सीप की ब्रीड बन गई। तीन दिखे ब्रीड है। ठीक है, पंजाब में डेवलप की गई थी। अगला है भाई इसी में आउटब्रीडिंग का टाइप इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें स्पीसीज ही अलग अलग हो। अलग अलग स्पीसीज के बीच की मीटिंग कहलाती है क्या? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जी सर। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मेटिंग बिटवीन टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज। पास पास तो रिलेटेड होंगी स्पीसीज आपस में, पर स्पीसीज दोनों क्या होंगी? अलग अलग। जैसे म्यूल, खच्चर। ठीक है, अब म्यूल खच्चर अभी पूछते हैं किससे बनता है? एम फॉर म्यूल, एम फॉर मेयर। मेयर मतलब घोड़ी। ठीक है, और जो आपका मेल डंकी, फीमेल होगी ना ये, मेल क्या होगा? डंकी, गधा। मेल डंकी गधे से और घोड़ी की जो मीटिंग से जो बनता है इसे कहते हैं म्यूल। क्या कहते हैं भाई? म्यूल। एक होती है हिनी, HINNY, हिनी। हिनी हॉर्स से बनती है, HORS, हॉर्स। याद रख लेना, हिनी किससे बनेगी? हॉर्स। और डंकी क्या होगा? फीमेल। फीमेल डंकी से, फीमेल डंकी से बनेगी हिनी और हॉर्स। ठीक है, हॉर्स मेल हो गया। डन सर। घोड़े से और गधी, मतलब कि फीमेल डंकी। गेटिंग माय पॉइंट? फीमेल डंकी। नेक्स्ट देखिए भाई इसी में खास बात क्या है? बोले आपने म्यूल बना लिया, ठीक है, आपने हिनी बना ली, ठीक है, पर भाई म्यूल और हिनी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, इन दोनों अलग अलग स्पीसीज से नई स्पीसीज तो बन सकती है, पर वो कभी रिप्रोडक्टिव नहीं बनी है। प्रकृति में इसका एग्जाम्पल नहीं। तो हिनी एंड म्यूल दोनों क्या मिलेंगे? स्टेराइल, बट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। ये हमारे बहुत काम में हेल्प करते हैं। कौन? खच्चर और म्यूल और हिनी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनका। जो हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, देखो कितने सारे म्यूल हेल्प करते हैं यात्रियों को नीचे से ऊपर पहुंचाने में माता के दरबार में। ठीक है, तो भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जो सामने लेके जाता है उसको पैसे मिल जाते हैं, हम लोगों को भी सवारी मिल जाती है, लाइक दैट। और हम तो पैदल चलते हैं, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा। सुनिए भाई, तो आपका बोथ हिनी एंड म्यूल आर स्टेराइल बट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, अब दो ब्रीड बताइए जो सुधरी ब्रीड है। इंप्रूव्ड ब्रीड ऑफ कैटल, कैटल की इंप्रूव्ड ब्रीड का नाम जर्सी, जर्सी, जर्सी काऊ की ब्रीड है। साहिवाल भी काऊ है, पंजाब में डेवलप की गई। ठीक है, वाह। चिकन की बताओ? मुर्गे की, मुर्गे की। लैग हॉर्न, लैग पीस से याद कर सकते हो। लैग हॉर्न किसकी ब्रीड है? इंप्रूव्ड ब्रीड है चिकन की, मुर्गी की, मुर्गे की। अब ध्यान दीजिए भाई, उसके बाद एक लिख रखा है पोलिनेशन बाय बीज। बीज द्वारा पोलिनेशन किस किस में होता है? बीज जो होती है आपकी मधुमक्खी, हनी भी कह सकते हो आप। सनफ्लावर में, ब्रासिका में, एप्पल में और पियर में। एग्जाम्पल है चार: सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पियर। नाशपाती, सेब, सरसों, सूरजमुखी। सनफ्लावर में क्या होती है? पोलिनेशन बाय बीज। ठीक है, फिर लिख रखा है भाई अगला एक और पॉइंट साइड में बना के लिख रखा है क्या? लाइव स्टॉक क्या होते हैं? जो भी घरेलू पशु हम पालते हैं इंडिया में या चाइना में या किसी भी देश में पाले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है, 70% पॉपुलेशन लाइव स्टॉक की इंडिया और चाइना में है। सुन लो भाई, इंडिया चाइना में कितनी पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की? 70%। ठीक है, बट वर्ल्ड के फार्म प्रोडक्शन में इनका कितना योगदान है? 25%। केवल कितना योगदान है भाई? 25%। ठीक है, किसी को भाई स्क्रीनशॉट लेना हो अटपटे का ले लो। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज। दोस्तों हमारा एक पेज कंप्लीट हो चुका है, अब हम हमारा दूसरा पेज पढ़ेंगे। इससे पहले एक बात सुन लीजिए, देखिए +2 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये पेज आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये जो एनिमल ब्रीडिंग का क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट मेरे एग्जाम में आया हुआ था भाई +2 में, जब मैंने +2 एग्जाम किए थे 6 नंबर में वो भी। तो आप लोग भी बड़ा अच्छे से देखिए इन वीडियो को, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। चलिए करते हैं अपोजिट साइड इस पेज की। अगला क्वेश्चन है भाई मोइट। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मोइट? जल्दी से बता। MOET, मोहित नहीं करा। मोइट की फुल फॉर्म बताओ। MOET की फुल फॉर्म मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो, दोनों एक ही टीम में काम चला रही दोनों का, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेथड ऑफ हर्ड। हर्ड एक प्रकार से लाइव स्टॉक ही होते हैं भाई। हर्ड, हर्ड मतलब लाइव स्टॉक ही, जो पालतू पशु पालते हैं क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक। ठीक है,
स्पेशली हुब्ड मैमल, खुर वाले जो मैमल होते हैं, हम मोइट करवाते हैं स्पेशली खुर वाले मैमल्स, जिनके खुर होते हैं, ठीक है। इन दिस केस क्या करते हैं खुर वाले मैमल, जैसे मान लो काऊ है आपकी, खुर क्या होते हैं, नाखून होते हैं पाँव में, जनरली बड़े बड़े हो जाते हैं जिनके, उन्हें खुर वाले मैमल कहते हैं, खुर वाले, ठीक है। इन दिस मेथड काऊ इज एडमिनिस्ट्रेटेड एफएसएच लाइक हार्मोन। ध्यान दीजिए भी मोइट में क्या करते हैं, मान लो जैसे काऊ खुर वाले मैमल, ठीक, हॉर्स हो गया, मेयर होगी, ठीक है। इसमें हम फीमेल के साथ क्या करते हैं, एफएसएच लाइक एक्टिव वाले हार्मोन देते हैं, एफएसएच लाइक एक्टिविटी वाले हार्मोन। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन देते हैं मोइट के अंदर, किसको, फीमेल काऊ को, ठीक है। टू इंड्यूस फोलिकुलर मैचुरेशन, ताकि फोलिकल मैच्योर हो उसके, अगर फोलिकल मैच्योर जल्दी हो जाएंगे, बहुत सारे मैच्योर हो जाएंगे फोलिकल एक साथ, तो क्या करेंगे भाई, और सुपर ओव्यूलेशन करें, क्या करें, सुपर ओव्यूलेशन। एफएसएच लाइक एक्टिव, जैसे आप एफएसएच वाले हार्मोन देंगे, कोई ऐसी टैबलेट जिसमें एफएसएच ऐसा देंगे, तो क्या होगा, बोला अब होगा सुपर ओव्यूलेशन। क्या होगा भाई, सुपर ओव्यूलेशन। जनरली एक फीमेल जो है वो 1 एग देती है एट ए टाइम, पर जैसे ही आप एफएसएच डाल देंगे तो फीमेल देगी 6 से 8 एग्स दे सकती है भाई, ठीक है, 6 से 8 एग्स देगी एक बार में। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा, मोइट में सुपर ओव्यूलेशन करवाने के लिए एफएसएच हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पिछली बार 2021 नीट में, अब क्या 2021 का नीट हुआ था, उसमें दे रखा था एफएसएच की जगह एलएच दे दिया था, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रखा था भाई, ठीक है। एलएच दे दिया था यहाँ पे कि एलएच लाइक एक्टिविटी, बहुत सारे बच्चे एलएच को ही सोच लेते कि इसमें हेल्प कर दिया, बेटा पर प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइनिंग याद रखनी है, एफएसएच ही करता है फॉलिकल डेवलपमेंट। आपका एलएच तो एलएच सर्ज में हेल्प करता है ओव्यूलेशन, एग को बाहर रिलीज करने में सेकेंड ओसाइट ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो आपका फॉलिकुलर मैचुरेशन में हेल्प करेगा एफएसएच, सुपर ओव्यूलेशन में भी यही हेल्प करेगा। एक एग की बजाय एफएसएच के कारण अब जो आपकी काऊ है वो 6 से 8 एग देने शुरू कर देगी, ठीक है। अब ध्यान दो, फिर मान लो उस काऊ ने 6 से 8 एग दे दिए, काऊ है इसने 6 से 8 एग दे दिया भाई, अब क्या हुआ, इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे। फिर इसके अंदर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा के 6 से 8 एग से हम क्या बना देंगे, 6 से 8 जाइगोट, 6 से 8 एम्ब्रियो, 6 से 8 बच्चे, देख लो भाई। फर्टिलाइज्ड एग एट 8 से 32 सेल स्टेज, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा के क्या बताइए, एग्स को हम बाहर निकाल लें, टेस्ट ट्यूब की तरह क्या करेंगे, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 8 से जब 32 सेल स्टेज हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग काऊ को ट्रांसफर कर देंगे एम्ब्रियो, ठीक है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर होगी, जैसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। फर्टिलाइज्ड एग एट 8 से 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड नोन, ये ध्यान रखना, एक और खास बात, बोले आर्टिफिशियल इंसेमिनेट इन्हीं 8 का इसी फीमेल में करवा दिया, ठीक है। अब जब हर एक से 8 से 32 सेल स्टेज बन जाएगी तब क्या करेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे, अंदर ही करवा दिया, अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया है अंदर ही, पर आर्टिफिशियली नॉन सर्जिकली इनको बाहर निकाल लेंगे। सुनो भाई क्या करवाया, फिर सुनिए, आपने एक फीमेल को एफएसएच दे दिया, ठीक है, अब वो एक एग की वजह से उसने 6 से 8 एग प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब आपने आर्टिफिशियल धक्के से इंसेमिनेट करवा दिया बिना किसी बुल मेल काऊ को लिए हुए, 6 से 8 एग्स, अब 6 से 8 जायगोट बनाएंगे, जायगोट 6 से 8 किसमें हो जाएगी, है एक जायगोट 8 से 32 सेल स्टेज में होगी, तब इनको बाहर निकाल लेंगे, वो भी नॉन सर्जिकली, बिना किसी ऑपरेशन के। ये नॉन सर्जिकली टर्म बहुत मैटर करती है भाई, नॉन सर्जिकल निकालें, कई बार सर्जिकल देते हैं, सर्जरिकल, बिना सर्जरी के, सर्जरिकल मतलब यहां पे हम बिना सर्जरी के बाहर निकाल लेंगे इनको 8 से 32 सेल स्टेज में जब हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको ट्रांसफर कर देंगे सुरोगेट मदर, फिर हम इनको एक एक को किससे ट्रांसफर कर देंगे, सुरोगेट मदर, वो मदर जो बच्चे का पालन पोषण कर सकती है पर एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है, फिर सुरोगेट मदर क्या प्रोड्यूस कर देगी, नया फीमेल इंडिविजुअल मेल इंडिविजुअल बना देगी, ठीक है। तो ये था भाई मोइट। तो मोइट में अगेन सुन लो भाई, एफएसएच लाइक एक्टिविटी वाला हार्मोन देंगे, तो जो लाइव स्टॉक है आपके जनरली हुक्ड मैमल जो होते हैं वो एक एग की बजाय 6 से 8 एग देगा, 6 से 8 एग को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा के 8 से 32 सेल स्टेज में, यानी 8 से 32 सेल स्टेज बनाएंगे इन 6 से 8 एग की, समझ रहे हो। ऐसे 6 से 8 मतलब 8 मिल जाएंगे, ऐसे 8 से 32 सेल स्टेज, इनको बाहर निकाल लेंगे। कैसे बाहर निकाल लेंगे, नॉन सर्जिकली, यही क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे सर्जिकली लिख के दे दिया समझना गलत है वो स्टेटमेंट, यही आएगा क्वेश्चन में, बहुत पूरे चांस है ये वाली बात पूछे जाने के। नेक्स्ट हो गया। अगला भाई, व्हाट इज एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होती है, अरे बड़ा प्यारा है, हनी बी एपीकल्चर, हनी बी को पालते हैं एपीकल्चर में, बी कीपिंग,
बी रीडिंग, बी से हनी को गेन करना क्या कहलाता है? रीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी एंड बी वैक्स के लिए हनी बी का पालन पोषण करना क्या कहलाता है भाई? एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपी। एक होता है सेरिकल्चर, रेशम के कीट का पालन होता है सेरिकल्चर। हनी बी को, तो हनी बी से हमें क्या मिलेगा? एक तो हनी मिलेगा भाई, और एक क्या मिलेगा? बीज वैक्स। और भाई बीज वैक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, स्पेशली बीज वैक्स ज्यादा अमाउंट मिलता है। बट जनरली देखिए, क्या पता हर टाइम अलग अलग समय होता है जब हनी प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं भी प्रोड्यूस हो रहा होगा हनी, तो जो आपकी मधुमक्खियां हैं वो बीज वैक्स जरूर बनाएगी। ठीक है, अगर उस बीज वैक्स में हनी ना हो तो भी ये बीज वैक्स प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है, जो कि इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत अच्छी खासी इकोनॉमिक वैल्यू देके जाता है हनी का बीज वैक्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट भाई बताइए, मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी है हनी बी की इंडिया में? बोलो। हनी बी की मोस्ट कॉमन स्पीसीज है भाई एपिस इंडिका। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई एपिस इंडिका। मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी इन इंडिया इज एपिस इंडिका। ठीक है सर। नेक्स्ट अगली बात सुनो भाई, व्हाट इज स्वार्म्स? स्वार्म्स क्या होता है? SWARM। स्वार्म्स क्या होता है? झुंड, गुच्छा ऑफ हनी बीज। हनी बीज के गुच्छे के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं स्वार्म्स, ग्रुप ऑफ बीज। ठीक है, अब सुनो भाई, एक छत्ता है आपके पास, मतलब ये छत्ता है, इसमें बहुत सारी हनी बीज हैं। कितने प्रकार की हनी बीज मिलती हैं? ध्यान दीजिएगा भाई, क्या? 3 प्रकार की। मतलब एक क्वीन होती है, एक छत्ते में केवल एक ही हनी बी होती है जो क्वीन होती है। ड्रोन होते हैं भाई, ड्रोन क्या होते हैं? ड्रोन भी होते हैं छत्ते में। ड्रोन होते हैं भाई आपके मेल विच मेट विद क्वीन। ड्रोन मेल होते हैं जो क्वीन के साथ मैट करेंगे। किसके साथ मैट करेंगे? क्वीन के साथ। ठीक है। एक होते हैं वर्कर्स, काम करने वाले। ठीक है, सुनिएगा। स्टेराइल फीमेल होते हैं वर्कर्स। वर्कर क्या होते हैं? स्टेराइल फीमेल। सुनिएगा क्या बात है, बोला जो आपके एक छत्ते में एक क्वीन होती है। ठीक है सर। ड्रोन होते हैं मेल, वो मेल जो क्वीन के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, कहने का मतलब। वर्कर्स होती है स्टेराइल फीमेल, जो छाते वगैरह काम करती है, शहद बनाती है। जो आपकी स्टेराइल फीमेल होती है विच परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज, देयर एब्डोमेन हैव वैक्स ग्लैंड एंड स्टिंग। जो वर्कर है ना भाई, यही खाती है हमें, स्टिंग, इनके डंक होता है, स्टिंग इनके होता है, और साथ ही साथ इनके एब्डोमेन में क्या होती है? वैक्स बनाने वाली ग्लैंड इन्हीं के एब्डोमेन में पाई जाती है। ठीक है, हैव वैक्स ग्लैंड। वर्कर्स बी के एब्डोमेन में ही वैक्स ग्लैंड पाई जाती है। तो ध्यान रखना, हनी को जो बनाती है बीज कौन सी होती है? वर्कर्स। ठीक, क्वीन संभाल रखती है छत्ते की, और क्वीन के साथ ये रिप्रोडक्शन करता है जिससे बनता है। और खास बात वही हनी बीज के केस में, बोले इनके पापा लोग नहीं होते हैं, इनके दादा लोग होते हैं। और ध्यान दीजिएगा एक और, जो आपका हनी बी का एग्जांपल है, ये हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन है। क्या है? हैप्लोइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन होता है भाई, किसमें? हनी बी में। ध्यान रखिए, जो आपका मेल होता है ना, मेल, ये आपका हैप्लोइड होता है। जो आपकी हनी बी फीमेल होती है, क्या होती है? डिप्लॉइड टू वन। ये बात नोट वेरी केयरफुली, ध्यान रखना। जो आपका हैप्लोइड होगा वो क्या होता है? हमारा मेल होता है, और जो डिप्लॉइड होती है वो क्या होती है? फीमेल। इसका मतलब इसमें जो गैमेट बनेंगे किससे बनेंगे? माइटोसिस से। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन होता है किसके पास? मेल के पास, नहीं, हनी बी के पास। ठीक है, जो आपकी क्वीन होती है वो डिप्लॉइड होती है, वर्कर्स भी डिप्लॉइड से ही बनते हैं। डायरेक्ट इसके देखिए, जो आपका ओम होता है, ये जो ड्रोन होता है, डायरेक्ट गैमेट से बन जाता है। ठीक है, जो आपके वर्कर्स हैं और क्या, जो आपकी क्वींस है, ये क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। वर्कर्स भी क्या होते हैं? डिप्लॉइड। पर ये क्या होते हैं? स्टेराइल फीमेल होती है। इनके एब्डोमेन में वैक्स बनाने वाली ग्लैंड्स होती है। ध्यान दीजिएगा, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है किसमें? हनी बी में। इनके ग्रैंडफादर, दादाजी तो होते हैं, ठीक, पर इनके क्या नहीं होते? पापा लोग नहीं होते, डायरेक्ट पापा लोग नहीं होते इनके। ठीक है, अगली बात सुनिए भाई, फर्टाइल फीमेल एक ही होती है जो क्वीन होती है। और ध्यान रखना, ये स्टेराइल मतलब ये बच्चे पैदा नहीं करती, ये क्वीन ही बच्चे पैदा करती है इसके साथ मिलके, यानी यही लाखों हजारों बच्चे कौन पैदा करती है? क्वीन। नोट वेरी केयरफुली। अगली बात भाई, बीज डांस। बीज के कम्युनिकेशन तरीके को बीज का डांस कहा जाता है। बीज डांस करती, नाचती हैं बीज, मधुमक्खियां डांस करती हैं यार, वाह सर क्या बात है। अब जो मधुमक्खियां डांस करती हैं भाई, तो ये जो मधुमक्खियां डांस करती हैं तो 2 प्रकार का डांस करती हैं। और मधुमक्खियों का जो डांस है, ये सबसे पहले डिकोडेड किया गया, नोट किया गया, देखा गया किसके द्वारा? प्रोफेसर कार्ल वोन फ्रिश। किसने देखा था मधुमक्खियों का डांस? कार्ल वोन फ्रिश। कार्ल वोन फ्रिश ने मधुमक्खियों का डांस देखा था। ये जो आपकी बीज हैं वो डांस करती हैं। क्या करती हैं? डांस करती हैं। बीज के कम्युनिकेशन का तरीका है जो डिकोडेड बाय प्रोफेसर कार्ल वोन फ्रिश, जिनको नोबेल प्राइज मिला बीज के डांस को डिकोड करने के लिए। क्या बात है सर,
कमाल, काबिल तारीफ। अब ये दो प्रकार का डांस करती है, एक तो राउंड डांस करती है घूम घूम के, ठीक है, और एक टेल वैगिंग डांस, पूंछ हिलाता हुआ डांस करती है। मतलब जब ये राउंड डांस करती है इसका मतलब है न्यूली डिस्कवर्ड फूड, अभी अभी मधुमक्खियों ने एक नया फूड की खोज कर ली है। क्या बात है। टेल वैगिंग, जब ये पूंछ हिलाती है, ऐसे डांस करती है, टेल वैगिंग डांस, पूंछों से डांस कर टिचिक टिचिक टिचिक, तब क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे है फूड का सोर्स, जो भोजन का स्रोत है वो बहुत दूर है। और राउंड डांस करेगी घूम घूम के घूमर रे लाइक दिस, तो क्या होगा, वो अभी अभी नया फूड मिला है। क्या बात है। नेक्स्ट बताइए, हनी जो हमारा शहद बनाती है मधुमक्खियां, हनी भी, इनके शहद में क्या क्या होता है। वीडियो अपने जोरों पे है भाई, क्या बात है। तो हनी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी सुक्रोज, कौन सी ग्लूकोज, कौन सी, अरे ये क्या ग्लूकोज सुक्रोज क्या, बताइए हनी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है। चल कौन सी शुगर पाई जाती है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, बता जल्दी से, कमेंट कर। और ये बात बताऊं, जो तू कमेंट करेगा, जो तू सोचेगा ना वो गलत होगा, ट्राई करके देख ले। ये क्या कर रहे हो, कह रहा हूं तो कह रहा हूं, मीठा होता ना, खा के देखा ना तुमने, तो बताओ जल्दी से कौन सी शुगर होती है हनी के अंदर। हनी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कौन सी शुगर, जल्दी से, एनी गैसेज। सबसे पहले सुन लो भाई, हनी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है फ्रुक्टोज शुगर। यही हनी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रुक्टोज, FRUCTOZ, फ्रुक्टोज शुगर। 40% फ्रुक्टोज शुगर पाई जाती है हनी में, नोट इट वेरी केयरफुली, ठीक है सर। 22% ग्लूकोज पाई जाती है, 10% माल्टोज, और तो जो सुक्रोज सोच रहा था ना मीठे के कारण, 2% पाई जाती है। जोत से बन गया सर आप तक, क्या बात है, एग्जैक्ट लगाया सर आपने। सुक्रोज ही सोच रहा था मैं तो, या ग्लूकोज सोच रहा था, पर ये तो आपकी फ्रुक्टोज निकली, हनी में तो फ्रुक्टोज होती। चलिए आगे, नेक्स्ट H2O 28%, और साथ ही साथ हनी में पोलन ग्रेन भी मिल जाते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है भाई, जी सर ठीक है। तो हनी के अंदर फ्रुक्टोज 40%, फिर से सुन ले, फ्रुक्टोज कितनी होती है 40%, ग्लूकोज, अब मैं वाटर बता देता हूं, 40 के बाद वाटर 28%, ग्लूकोज 22%, माल्टोज 10%, सुक्रोज 2%, कुछ पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, कैसे बनाएगी हनी, नेक्टर लेके आएगी, फ्लावर का जूस लेके आएगी, हनी लेके आ गई, हनी सैक में जाएगा, जहां एसिड प्रेजेंट होता है वो एसिड कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज को, फ्रुक्टोज को नहीं, फ्रुक्टोज बनाएगा ना, सुक्रोज को, नेक्टर के अंदर सुक्रोज ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना, सुक्रोज ऑफ नेक्टर इनटू फ्रुक्टोज ग्लूकोज बाय इन्वर्टेज एंजाइम एंड अदर सिक्रेशंस द्वारा, ठीक है। तो इन्वर्टेज एंजाइम होता है इनके अंदर, जिसके कारण जो सुक्रोज लेके आया ना, जो रस लेके आया, नेक्टर लेके आया है फूलों से, पोलिनेशन भी हो जाता है साथ के साथ, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना पोलिनेशन, बीज किस किस में पोलिनेशन करवाने में हेल्प करती है, तो कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या क्या नाम, उनके 4 नाम बताने आपको, आ गया सर समझ में, जल्दी से अभी लो सर, वीडियो में पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ सर वीडियो, जल्दी से देख के बता दे भाई। हाँ, हनी सैक में एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, साथ में भाई ये क्या करते हैं, जो नेक्टर से सुक्रोज के अंदर सुक्रोज जो होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज में बाय इन्वर्टेज एंजाइम, और मैक्सिमम रहती है आपकी फ्रुक्टोज, और कुछ अदर सिक्रेशंस भी होते हैं इनके अंदर, बीज के अंदर, जो कन्वर्ट कर देती हैं हनी को अच्छे से, जो नेक्टर है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, हनी को, हनी में, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, नोसेमा एंड एक्राइन आर बी डिजीज, 2 बीज की डिजीज का नाम बताओ, एक तो नोसीमा होता है इनको, नोसीमा, ठीक है, एक होता है एक्राइन, ACARINE, ये 2 डिजीज हैं जो मधुमक्खियों को होती हैं, ठीक है सर। और खासा सुनिए भाई, हनी कहाँ स्टोर होता है, स्पेशल सेल ऑफ बीज, जो मधुमक्खियां छत्ता बनाती है ना उसमें स्पेशल सेल बनाती हैं, सेल ऐसे उसको बंद कर देती है, तभी तो हनी अंदर स्टोर रहता है, वरना गिरने जाता, अच्छे से जेल बनाती है प्रकार से हनी के लिए, पहले हनी उसके अंदर फिट करेंगी, जिसके बाद दरवाजा लगा देंगे, तभी हनी नीचे नहीं गिरे। देखो कितनी समझदार है, कुदरत का करिश्मा है भाई। अगला सुनो, पिसिकल्चर क्या होता है, व्हाट इज पिसिकल्चर, फिशिज प्रोडक्शन क्या कहलाता है, पिसिकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, एक्वाकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, सुना जल्दी बता, सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर सिल्क, सिल्क के लिए सिल्क वर्म को पालना, सेरिकल्चर, क्लियर है क्या। अब मुझे बता, ब्लू रिवोल्यूशन किसके लिए आई थी, नीली क्रांति, कमेंट करना। ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी किसके लिए, फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए आई थी। सिल्वर आई थी आपके किसके लिए, एग्स के लिए आई थी। जो आपकी व्हाइट आई थी किसके लिए, मिल्क के लिए आई थी। गोल्डन आई थी किसके लिए, पटसन, जूट के लिए आई थी, सोने के लिए नहीं आई, जूट, जूट होता है ना पटसन, उसके लिए आई थी। आपको क्या बताना है,
जो बताना है आपको कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज हिटेरोसिस? हिटेरोसिस क्या होता है ये बता भाई। HETERO, हिटेरोसिस। इसे हाइब्रिड विग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाइब्रिड विग्योर। विग्योर का मतलब क्या है? VIGOUR, हाइब्रिड विग्योर। हाइब्रिड के कारण प्रोडक्शन का बढ़ना क्या कहलाता है? हाइब्रिड विग्योर। देखिए भाई, हाइब्रिड विग्योर बोला किसी में इनब्रीडिंग हो रही है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। आप उसके अंदर हाइब्रिड बनवा दो, मतलब किसी दूसरी ब्रीड को करवा दो, आउटक्रॉसिंग करवा दी थी हमने, ठीक है। तो क्या होगा? इनब्रीडिंग पे काबू पा लोगे, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा हाइब्रिड के कारण। इसे कहते हैं हाइब्रिड विग्योर। हाइब्रिड के कारण जब प्रोडक्शन बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड विग्योर कहते हैं। बड़े अच्छे से ध्यान रखना, ये आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, ट्रिटिकले क्या होती है? व्हाट इज ट्रिटिकले? ट्रिटिकल क्या होती है? ट्रिटिकले सुनिएगा भाई, ये आपकी हाइब्रिड वैरायटी है। किस की सुनिए, ये हेक्साप्लॉइड होती है। पहली बात, इसकी प्लॉइडी कितनी होती है? हेक्साप्लॉइड। इसकी एक सेल में 6 जीनोम के सेट पाए जाते हैं। जीनोम में कितने सेट? 6 होता है ये, ठीक है। फर्स्ट मैन मेड क्रॉप फ्रॉम व्हीट, व्हीट से बनाई गई पहली मैन द्वारा बनाई गई क्रॉप है, व्हीट और राइस से मिलाई गई। ट्रिटिकम टर्जिडम थी व्हीट, तो व्हीट कौन सी थी स्पीसीज थी? ट्रिटिकम टर्जिडम। ट्रिटिकम क्या होता है? व्हीट का जीनस, ठीक है। आप बताइए जल्दी से, व्हीट हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी फैमिली का मेंबर है? राइस, सिकेल सीरियल। सिसेल सीरियल कह सकते हो, सिकेल सीरियल कह सकते हो। राई का नाम है सिकेल सीरियल, जिससे ट्रिटिकल बनी थी भाई। ट्रिटिकम से ये ले लिया आगे, सिसेल सीरियल से ये ले लिया, सिसेल से, ठीक है। फिजिकल म्यूटेशन अगला क्वेश्चन है। बोले जो आपकी क्रॉप्स हैं क्या इनको बीमारियां होती है? बिल्कुल होती है भाई। बोला फिजिकल कौन सी बीमारियां फिजिकली हो जाती हैं? बोले फिजिकल एजेंट कौन होते हैं आपके? यूवी रेज, गामा रेज, एक्सरेज। ये एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज, ये आपके क्या हैं? फिजिकल म्यूटाजेंस हैं जो म्यूटेशन काज करके डिजीज कर देंगे फसलों में, ठीक है। जहां पे जो आपकी एक्सरे और गामा रे होती है ये तो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, और यूवी रेज क्या होती है? नॉन आयोनाइजिंग। ध्यान रखना, एक्स एंड गामा आर आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये भाई यही क्वेश्चन पूछते हैं। और जो आपकी यूवी होती है ना, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, आयोनाइजेशन नहीं करती। ये क्वेश्चन ध्यान रख बेटा, पूछा जा सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन में। तो जो आपकी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो यूवी रेज है, और जो आपकी एक्स रे जो गामा रेज है ये है आयोनाइजिंग रेडिएशन। अगली बात सुन ले भाई, 70% एनिमल पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में है, बट कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इज ओनली चौथा हिस्सा टोटल ग्रेड जितना भी उत्पादन होता है वर्ल्ड में 25% ही होता है। 70% है इंडिया में एनिमल की पॉपुलेशन, चाइना और इंडिया में, बट कंट्रीब्यूशन का प्रोडक्शन में केवल 25% ही है। आगे सुन लो भाई क्या कहानी है। बोला एंथर कल्चर का मतलब क्या है? बोला पोलन ग्रेन से कल्चर करवा दो, पोलन ग्रेन को उगाना। बोला अगर आप पोलन ग्रेन से कल्चर करवाओगे तो हैप्लॉइड प्लांट ही आपका उगाया जाएगा, जो फर्स्ट टाइम किया गया था किसमें? दतूरा में। दतूरा में हमने पोलन ग्रेन से पौधा बना दिया था, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? एंथर कल्चर, पोलन ग्रेन कल्चर। पोलन ग्रेन से हमें पौधा बनाना, प्लांट उगा दिया था हमने, और ये प्लांट क्या था? हैप्लॉइड। पोलन ग्रेन क्या होता है? हैप्लॉइड। बताइए पोलन ग्रेन में कितने गैमीट होते हैं? 2 सेल होती है पोलन ग्रेन में, उनका नाम बताइए जल्दी से, क्या क्या है? कमेंट कीजिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन, बोला आपने एक प्लांट की सेल, हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल होती है। दूसरे प्लांट की सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर जो भरा पड़ा है ना, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म। फिर सुन ले भाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐड कर दी तो बन जाएगा प्रोटोप्लास्ट। और प्लांट में इसके बाहर क्या होती है? प्रोटोप्लास्ट के बाहर सेल वॉल, ठीक है। ले आपने सेल वॉल हटा दी, ठीक है, हटा दी। इन दोनों को जोड़ना कहलाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। अब जब आप प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करते हो तो कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हो? पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों ने क्वेश्चन था क्या? पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड टू फ्यूज प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेज की वैरायटी का नाम बता जल्दी जल्दी से। मेज की 3 वैरायटी अपने पास, शक्ति, रतन एंड प्रोटीना। शक्ति, रतन और प्रोटीना। जो आपका प्रोटीना होता है इसमें हाई लाइसिन पाया जाता है। प्रोटीना की क्या खूबी है? प्रोटीना ऐसे में समझो, प्रोटीन व्हाटएवर क्या है प्रोटीना, इसको इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका हाई प्रोटीन पाया जाता है, हाई लाइसिन। लाइसिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है प्रोटीना में, ध्यान रखना भाई। और ये मेज की वैरायटी है शक्ति, रतन और प्रोटीना, ठीक है। नेक्स्ट, सूट कल्चर करवाएंगे कैसे आप? अगर आपको तना कल्चर करवाना है, सूट बनाना है तो साइटोकाइनिन देना, रूट बनानी हो तो ऑक्सिन देना। कहीं पे भी सूट कल्चर करवाने के लिए आपको साइटोकाइनिन हार्मोन का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे बाप BAP। बाप एक साइटोकाइनिन है, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट करेंगे। बाप एक क्या है? साइटोकाइनिन। एक ऐसे ही NAA रूट कल्चर बायोक्सिन,
NaA ऑक्सीजन वाला रूट कल्चर, ठीक है। नेप्थलीन एसिटिक एसिड रूट कल्चर NaA से करवाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन देंगे भाई रूट कल्चर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर 33% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड एम्प्लॉय 62% ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान दीजिए भाई, हमारी कृषि के अंदर 33% तो योगदान है कृषि का जीडीपी में, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है अपना, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी, एंड एम्प्लॉय 62% ऑफ पॉपुलेशन, और 62% जनसंख्या एग्रीकल्चर का काम करती है। अगली बात सुन ले, ब्लू रिवोल्यूशन फिशेज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था ब्लू रिवोल्यूशन ने, ग्रीन रिवोल्यूशन ने क्रॉप्स का बढ़ा दिया था, व्हाइट ने मिल्क का बढ़ा दिया था, गोल्डन रिवोल्यूशन जूट के लिए, हनी के लिए होती है भाई, जूट के लिए बोल दिया था, जूट के लिए भी गोल्डन रिवोल्यूशन थी, ठीक है। जो आपका हनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या थी आपकी, गोल्डन रिवोल्यूशन, ठीक। गोल्डन रिवोल्यूशन बोले तो ध्यान रखना हनी के प्रोडक्शन के लिए है, उसको सोना कहते थे जूट को, तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। जो आपका गोल्डन रिवोल्यूशन है वो हनी के लिए है, सिल्वर रिवोल्यूशन है वो एग्स के लिए है, येलो रिवोल्यूशन ऑयल प्रोडक्शन के लिए है, येलो रिवोल्यूशन ऑयल प्रोडक्शन के लिए, और गोल्डन रिवोल्यूशन हनी रिवोल्यूशन क्या थी, क्रांति, जिसमें एक चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था भाई हमारा कंप्लीट 1 पेज। अब जस्ट इसी वीडियो में हम देखेंगे 2nd पेज। ध्यान दे ले भाई, अच्छे से वीडियो देख ले, यहीं से क्वेश्चन आना है तो क्यों बार बार कहीं और जाना है, अच्छे से पढ़ ले इसी को, समझ रहा है। कंप्लीट पेज कवरिंग, एनटीए से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, आप आंसर देके आएंगे, मस्त रहेंगे। तो चलिए अभी अपना दूसरा पेज देखते हैं। थोड़े सुस्की आलो भाई, इतने मैं इनको कुचुक कर देता। आई थिंक भाई आप लोग सुस्किया चुके होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा पेज। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा पहले प्लांट, अब मैं आपको कुछ वैरायटी बताने जा रहा हूं फसलों की वैरायटी, प्लांट, इसकी वैरायटी, और ये वैरायटी किससे रेजिस्टेंस है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अब की बार लिखवा ले मुझसे, एक क्वेश्चन पक्का है, 10 बातें बताऊंगा आपको, क्या पता 2 भी पूछ ले, स्टेटमेंट तो क्या था 2 आ जाए, एक पक्का है इन 10 बातों में, नोट कर ले, सुन ले, पक्का 333% क्वेश्चन आएगा यहां से, अच्छे से पढ़ ले इसको। क्या है, वीट की प्लांट फसल है, इसकी वैरायटी हिमगिरी, एक ब्रीड नस्ल मान लो, लेकिन ब्रीड से मतलब में हम एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैरायटी यूज करेंगे प्लांट्स के लिए। हिमगिरी वीट की एक वैरायटी है जिसको किस चीज से रेजिस्टेंस होती है, ये लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट नहीं होता, इसकी जो पत्तियां होती है, जो स्ट्राइप होती है, जो पतनास देखा होगा ऊपर जो लगा होता है, जिसके अंदर जो दाना होता है वीट का, और चोटी इसकी उड़ेगी नहीं, तो इसको लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट नहीं होगी। जो स्ट्राइप एक प्रकार से वो पाइप होती है, देखी होगी आपने, ऐसे वीट का बता ऐसे होता है, ऊपर से लगा होता है ऐसे, ये स्ट्राइप, ठीक है, यानी कह सकते हो आप एक प्रकार से। हिल बंट, चोटी नहीं उड़ती, इसकी चोटी पे तो अनाज होता है, वीट होता है, तो लीफ की जो वीट की जो वैरायटी हिमगिरी है उसको लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट नहीं होता, हिल बंट नहीं होती, ठीक है। काउपिए, पूसा कोमल, काउपिए वीट की वैरायटी हिमगिरी है, इसको रस्ट वगैरह ठीक नहीं लगती। फिर काउपिए की एक वैरायटी है पूसा कोमल, क्या है काउपिए की वैरायटी, पूसा कोमल। पूसा कोमल को बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं लगता, क्या नहीं लगता पूसा कोमल को, बैक्टीरियल ब्लाइट, क्या नहीं लगता भाई, बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं लगता। ब्लाइट क्या होता है, इसके कारण रोग, एक प्रकार से बैक्टीरिया का ब्लाइट प्रकोप नहीं छाता, समझ रहे हो, किसके ऊपर, काउपिए की वैरायटी है पूसा कोमल, ठीक है। फिर चिल्ली मिर्च की वैरायटी है पूसा सदाबहार, चिल्ली की कौन है भाई, चिल्ले पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार को क्या नहीं लगता, पूसा सदाबहार को चिल्ली मोजेक वायरस नहीं लगता, मोजेक होता है कर्लिंग करना, छल्ले बना देना, इसको चिल्ली मोजेक वायरस नहीं लगता, तंबाकू मोजेक वायरस नहीं लगता, और लीफ कर्ल नहीं होते, किसके, पूसा सदाबहार वैरायटी चिल्ली के जो है। फिर कॉलीफ्लावर की वैरायटी है भाई 2, पूसा सुबरा एंड पूसा स्नोबॉल K1। बताइए, जो पूसा सुबरा है एंड पूसा स्नोबॉल K1 है, ये आपके कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, जिनको ब्लैक रोट नहीं लगता, काला रोट, काली कली नहीं होती, जनरली काली कली हो जाती है कॉलीफ्लावर। बंद गोभी देखी होगी आपने, बंद गोभी वो हरे हरे पत्ते वाली, फूल गोभी देखी होगी जिसने आप खाते हो, व्हाइट व्हाइट जो होती है, ब्लैक रोट, कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट, और कर्लिंग भी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, याद रखेंगे आप। काउपिए को बैक्टीरिया ब्लाइट नहीं होता, तंबाकू मोजेक वायरस चिल्ली को नहीं लगता, ठीक है। एक ब्रासिका की वैरायटी भी पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम किसकी वैरायटी है, ब्रासिका की, इसको व्हाइट रस्ट नहीं लगता। जो आपकी ब्रासिका है इसकी वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, इसको व्हाइट रस्ट नहीं लगता भाई, व्हाइट रस्ट नहीं लगता इसको, ठीक है। लिख रहा हूं बिल्कुल, आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, या जो मैंने बोले हैं टर्म इनको आप लिख दीजिए,
पेज को पेज आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। या भाई जिसके पास ये पेज नहीं है व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे पेज, ठीक है। फोटोकॉपी करवा लेना, पीडीएफ भेज दूंगा आपके पास, ठीक है, दिखा लेना इसको। नेक्स्ट है भाई इन वैरायटीज को ये रेजिस्टेंट होती है कुछ फिजिकल चीजों के प्रति। देखिए भाई लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट ना हो, हिल बंट ना हो, बैक्टीरियल ब्लाइट ना लगे, चिल्ली मोजेक वायरस ना लगे, बैक्टीरियल रोट ने ब्लैक रोट ना लगे, कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट ना लगे, व्हाइट रस्ट ना हो, ठीक है। आगे उसके बाद सुनिए भाई, फिर हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते जा रहे हैं हम, ब्रीडिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। जो हमारी परंपरागत ब्रीडिंग है, प्लांट्स की ब्रीडिंग, इनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लगातार हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं कि जो सुपीरियर मेल फीमेल है, सुपीरियर प्लांट है, सुपीरियर जो आपकी फीमेल प्लांट है, इनको ले रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन करवाते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस देखते हैं कि ये वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस होगी। ऐसी भी कुछ वैरायटी देखिए, जैसे ब्रासिका की, देखिए जो ब्रासिका के ऊपर पूसा स्वर्णिम पड़ी इसे कर्नराई भी कहते हैं, ठीक है। ऐसी ब्रासिका की एक और वैरायटी है जिसका नाम है, जिसे हम जनरली रैपसीड मस्टर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रैपसीड मस्टर्ड। उसकी वैरायटी है, रैपसीड मस्टर्ड की वैरायटी है भी पूसा गौरव, पूसा गौरव, PUS से पूसा नाम हो गया, गौरव GAURA। पूसा गौरव किसकी वैरायटी है भाई? ब्रासिका की। कैसी ब्रासिका की? रैपसीड मस्टर्ड की वैरायटी है, TARD, ठीक है। इसको क्या नहीं लगता, इसको एफिड्स, इंसेक्ट नहीं लगते भाई, एफिड्स। अब देख लो ये वैरायटी एफिड से सुरक्षित है, इनको क्या नहीं लगते? एफिड्स नहीं लगते। किसको? जो आपकी ब्रासिका की वैरायटी है पूसा गौरव, इसको इंसेक्ट नहीं लगता है, इंसेक्ट होता है, ठीक। याद रखने का तरीका देख लीजिए भाई, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी से याद रख लेना, BGA से, कि ब्रासिका की वैरायटी पूसा गौरव है जिसको एफिड नहीं लगता, पूसा स्वर्णिम नहीं है, BGA से याद कर लेना। याद करने तरीका बता दिया सर, क्या बात है। फ्लैट विन की वैरायटी है पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। किसकी वैरायटी है? पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। फ्लैट विन के याद कर लो इनको, फ्लैट विन की वैरायटी है पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3। इनको क्या नहीं लगता? जैसिड्स नहीं लगते, एफिड्स नहीं लगते, फ्रूट बोरर नहीं लगते। किसको? पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 को जैसिड्स नहीं लगते, एफिड्स नहीं लगते और फ्रूट बोरर नहीं लगते। फ्लैट विन की वैरायटी है पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, ठीक है। ओकरा भिंडी की वैरायटी है पूसा सवानी, पूसा A4, पूसा सवानी, पूसा सवानी, पूसा A4 भिंडी की वैरायटी है ओकरा। आपको कमेंट करना है, बताइए भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कमेंट भिंडी का साइंटिफिक नेम, ठीक है सर। नेक्स्ट देखेंगे हम, पूसा A4 पूसा सवानी किसकी वैरायटी है? ओकरा भिंडी की। क्या नहीं लगता इनको? इनको सूट एंड फुटबॉल नहीं लगते। किसको? जो आपकी ओकरा भिंडी है, ओकरा भिंडी, इसकी वैरायटी है कौन? पूसा सवानी, पूसा सवानी, सवानी सवानी और पूसा A4। इनको सूट एंड फुटबॉल नहीं लगते भाई, ये भिंडी की वैरायटी है, ठीक है। आगे सुनो भाई, नोमा वीट की वैरायटी एक और है, जया है, रत्ना है। जया और रत्ना किसकी वैरायटी है भाई? राइस की। वीट की कहाँ? ये जया रत्ना तो राइस की है, मेरे कहाँ ध्यान चला गया। राइस की वैरायटी कौन सी है भाई? जया और रत्ना। किसकी वैरायटी है जया और रत्ना? राइस की, ठीक है। वीट की वैरायटी है सोनालिका, कल्याण सोना। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ वीट की कौन कौन सी वैरायटी है। वीट की वैरायटी सुन लो भाई, सोनालिका वीट की वैरायटी, कल्याण सोना वीट की वैरायटी, हिमगिरी वीट की वैरायटी, एटलस 66, एटलस 66 ये किसकी वैरायटी है भाई? आपके वीट की। और एटलस 66 की खास बात ये है, ये प्रोटीन रिच, बायो फोर्टिफिकेशन द्वारा उगाई गई है, प्रोटीन रिच होती है। क्या होती है? प्रोटीन रिच होती है। कौन? एटलस 66 क्या होती है? प्रोटीन रिच होती है, एटलस 66, ठीक है भाई। अगली राइस की वैरायटी है जया और रत्ना। जया और रत्ना राइस की ऐसी वैरायटी जो इंडिया में उगाई जाती है। क्वेश्चन पूछते हैं भाई, जया और रत्ना इंडिया में उगाई जाती है, ऐसी राइस की वैरायटी। अगली सुन लो, IR8, IR8 ये राइस की वैरायटी IR8, डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। IR8 राइस की वैरायटी फिलीपींस में बनाई गई है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। एक वैरायटी इसी की तेचुग नेटिव 1, तेचुग नेटिव 1, मतलब तेचुग नेटिव 1 जो वैरायटी है ताइवान में बनाई गई। कहां से ली गई भाई? ये फ्रॉम ताइवान। पूछते हैं भाई क्वेश्चन, ताइवान से कौन सी वैरायटी है? नाम में आ जाएगा तेचुग, ताइवान, ताइवान से बनाई गई है, तेचुग नेटिव है वहां की राइस की वैरायटी। ध्यान रखना, जया रत्ना इंडिया में है, IR याद ही दिख रहे हो अपने जैसे नाम नहीं दिख रहे, ये IR8 से समझ लेना, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फिलीपींस में है। पहला क्वेश्चन यही था। तेचुग नेटिव 1 ताइवान से प्राप्त की गई है, ठीक है। 2 3 4 वैरायटी किसकी हो गई? राइस की। इनको याद कर लेना भी अच्छे से। ऑल आर सेमी ड्वार्फ वैरायटी विद हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस। एक और बता दूं मैं आपको, बासमती। आपको बताना है इंडिया में बासमती कितनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटी, जो डॉक्यूमेंटेड में लिखी गई है। आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेड वैरायटी का नहीं, आपको राइस बासमती की, बासमती राइस की आपको ये बताना है। खालिस्तान डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है इंडिया में,
हिंट दूं? यस सर दो। बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2 में इसका हिंट है। ठीक है भाई जी सर। नेक्स्ट, जो आपकी बासमती, इसकी कितनी डॉक्यूमेंट वैरायटी आप बता देंगे? बायोपेरासिटरम भी है वहां पे एक। ठीक है, अगली बात सर, एक गोल्डन राइस भी होता है राइस की वैरायटी ना, गोल्डन राइस। ठीक है सर, मतलब गोल्डन राइस की जो वैरायटी है ना, जो गोल्डन राइस है, बताना उसका प्रकर्सर क्या है, क्या खूबी है गोल्डन राइस की, और जो खूबी है उसका प्रकर्सर क्या है? समझ रहे हैं कौन सा विटामिन है? बताओ जल्दी से। और खास बात भी ये सारी की सारी सेमी डिवार वैरायटी, इनका प्रोडक्शन काफी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फिर भाई हमारे पास कुछ ब्रीडिंग है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जो परंपरागत तरीके से हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं। म्यूटेशनल ब्रीडिंग, म्यूटेशन करवा के ब्रीडिंग करवा दें। सोमा क्लोन, सोमैटिक बॉडी, सोमैटिक सेल से हम क्लोन उगा दें। जेनेटिक इंजीनियरिंग या टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं सोमा क्लोन ब्रीडिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग से उगा सकते हैं पेड़ पौधों को। सेवरल वाइल्ड रिलेटेड स्पीसीज से भी उगा सकते हैं। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग भी करवाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइब्रिडाइजेशन भी करवाते हैं। ठीक है, ये कुछ नाम लिख दिए मैंने ताकि हमें याद रखे क्या क्या कहाँ पे क्या किस से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी बातें आएंगी भी देखिएगा। इससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, एनटी में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? स्टेप्स इन ब्रीडिंग ए न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप। आपको एक क्रॉप दे दी मैंने, ठीक है, इस क्रॉप की आपको न्यू वैरायटी उगानी है, तो आप कैसे उगाएंगे? उसके स्टेप्स सुन लो भाई डायरेक्ट। क्या है इसके? आपके 5 स्टेप है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब पहले तो सबसे पहले आपको क्रॉप उगानी है, तो भी उसकी आप बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। सबसे पहले विभिन्नताएं इकट्ठी करके लेके आओ कि कौन कौन सी वैरायटी है, उसकी जांच पड़ताल तो कर ले, फिर उनमें से चुनेंगे। तो ऐसे नहीं टेस्ट करवाते हैं, जो आपके बढ़िया बढ़िया करीम बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, विभिन्नताएं इकट्ठी की जाएंगी। आप लोगों को सबसे फॉर्म भरवा लिए गए, विभिन्नताएं इकट्ठी कर ली, जर्म प्लाज्म कलेक्शन हो गया। ठीक है, फिर इवैल्यूएशन एंड पेरेंट सिलेक्शन। अब इनमें से हम इवैल्यूएशन करके देखेंगे, उनकी व्याख्या करके देखेंगे ये बच्चे इंटेलिजेंट है या नहीं है, इनको एग्जाम देंगे, समझ रहे हो? बिल्कुल। एंड पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे, जो मुख्य है, यानी पेरेंट्स आ गए ना, पेरेंट मतलब पौधे उगाने ना में, तो जो मुख्य 2 बंदे हैं, मेल और फीमेल, इनका सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, जो हमने सेलेक्ट किए हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे, आपकी चेकिंग करवा देंगे जैसे तीसरे स्टेप में। फिर सिलेक्ट एंड टेस्ट सुपीरियर रिकम्बिनेंट, फिर जो भी इनमें से सुपीरियर होगा, जहां काउंसिल होंगी वहां पे जाएंगे आप। चौथे स्टेप में उनका रिकम्बिनेंट, उनको चुन लेंगे जो सुपीरियर होंगे। फाइनली फिर आपको रिलीज कर देंगे, जाओ सेवा करो भाई, एमबीबीएस बना देंगे आपको। फाइनल टेस्टिंग, रिलीज, कमर्शियलाइजेशन एंड ऑफ न्यू कल्टीवार्स। तो पहला क्या है? कलेक्शन एंड वेरिएबिलिटीज, आप लोगों से टेस्ट करवा लिए। ठीक है, दूसरा इवैल्यूएशन एंड पेरेंट सिलेक्शन, आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे, आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड प्लांट, जो सिलेक्टेड प्लांट उनमें से देखा जाएगा कौन ज्यादा पे है, कौन कम पे है। ठीक है, फिर सिलेक्ट एंड टेस्ट सुपीरियर रिकम्बिनेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो सुपीरियर होगा उनमें से उनको हम सीट दे देंगे। ठीक है, फाइनली टेस्टिंग कर ली जाएगी, आप लोगों के लिए सारे परफॉर्मेंस चेकिंग, आपके थंबप्रिंट वगैरह सब फोटो वाटो खिंचवा देंगे, फिर आपको सीट मिल जाएगी। कॉलेज में आप अपनी फीस वगैरह जमा करवाएंगे और वहां पर एडमिशन ले लेंगे। फाइनल टेस्टिंग, रिलीज, कमर्शियलाइजेशन करवा देंगे, नई कल्टी और नई फसल, तो नया डॉक्टर मार्केट में आ जाएगा। समझ रहे हो? समझ गए सर, क्या बात है। तो ये 5 स्टेप भाई एनटीए में मैंने बहुत बार सोल्व किया है सर, और देखते अच्छा लगता है। हालांकि स्टेटमेंट बड़ी लंबी आती है ना इसकी, तो अजीब सा भी लगता है कि सर। ठीक है सर, कोई बात ना, हम भी देख लेंगे। अगला अब सुनिए भाई, रेजिस्टेंस ऑफ, एक स्टेटमेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट प्लांट। जो प्लांट जिसको कोई पैथोजन लग सकता हो, होस्ट प्लांट है, स्वागत करता है किसी पैथोजन का, समझ रहे हो? तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? होस्ट प्लांट के लिए। यानी कोई आपका मान लो क्रॉप है, कपास की एक फसल है, ठीक, पौधा है कपास का, वो किसी से प्रोटेक्ट हो सके, ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि जीन्स के अंदर कैसी बनावट है। ठीक है, जैसे अगर हम बीटी, बटरफ्लाई, कैटरपिलर जल्दी उगते हैं, मॉस्किटो, लेपिडोप्टेंस, तंबाकू, आर्मी वर्म, बडवर्म, तंबाकू, बडवर्म, तो जो आपके क्या है, कोलियोप्टाइल्स, बिटल्स, जो ये हैं, ये आपके कीट हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी जैसे कपास, ठीक है, तो जो बीटी कॉटन थी ना, कपास बीटी कॉटन, ठीक है, उसके हमने बीटी के जीन डाल दिए। अब ये नहीं लगते, ना कोई बटरफ्लाई का कैटरपिलर वहां उगता, न कोई लेपिडोप्टेंस वहां आता, न कोई डिप्टेंस वहां आता। ठीक है, बिल्कुल सर। तो रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट प्लांट डिटरमाइंड बाय जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। आगे सुनो भाई, बताओ ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट किसके कारण होता है? ब्राउन रस्ट लगता है व्हीट को, किसके कारण लगता है ये बता दे जल्दी से, आंसर सुन ले। पक्सिनिया ट्रिटिसिना, पक्सिनिया ट्रिटिसिना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताइए पक्सिनिया ट्रिटिसिना कौन सी फंजाई का मेंबर है? ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। ये एक हिट्रोसियस फंजाई है, मतलब इसके अंदर 2 होस्ट होते हैं, हिट्रोसियस फंजाई, पक्सिनिया ट्रिटिसिना। प्राइमरी होस्ट इसकी व्हीट होती है और सेकेंडरी होस्ट होती है इसकी बारबेरी।
बारबेरी इसकी सेकेंडरी होस्ट है, नेट पे सर्च करना बारबेरी कैसा होता है। और जो आपकी प्राइमरी होस्ट है वो क्या है, वीट। वीट प्राइमरी होस्ट है टिटिसिना पक्षिनिया टिटिसिना की, जो कि एक हिट्रोसियस फंजाई होती है जो 2 होस्ट रखती है। ऐसे ही आपको कमेंट करना है एक और ऐसा रोग है जो जनरली ह्यूमन बीइंग को होता है, उसके भी 2 ऐसे डाइजेनेटिक होता है वो पैरासाइट जो भी है। कमेंट करके बताइए कौन है वो पैरासाइट, कौन सी डिजीज काज करता है। ठीक है, रेड रोट ऑफ शुगर केन बता किसके तरह, तो देखा ना गंदा लाल दिखता है, हमें कहता कितना गंदा है, नहीं इसका दूसरा नहीं पीऊंगा, समझ रहे हो। तो जो आपका रेड रोट शुगर केन का है वो कोलेटोट्रिकम फाल्कटम के कारण होता है। किसके कारण होता है, कोलेटोट्रिकम फाल्कटम। ड्यूटेरियोमाइसिटीज पे जा, ड्यूटेरियोमाइसिटीज का एग्जांपल है कोलेटोट्रिकम, जाके लिख ले वहां कि रेड रोट शुगर केन का किसके कारण होता है, कोलेटोट्रिकम फाल्कटम। अगला लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है भाई किसके कारण, फाइटोपथोरा, PHYTO, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, इससे कारण होता है। क्या, लेट ब्लाइट। एक होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, किसके कारण होता है, अल्टरनेरिया सोलेनी। अब अल्टरनेरिया किसका एग्जांपल है, कमेंट कर दे, सोलेनी। ठीक है, ये हो गया भाई आपका। आगे भी अभी मैंने ऊपर बात की थी ना, कन्वेंशनल ब्रीडिंग कैसे करते हैं, परंपरागत तरीके कैसे करते हैं, सिलेक्ट करेंगे सुपीरियर करवा देंगे। अब बात को बताऊंगा म्यूटेशनल ब्रीडिंग कैसे करते हैं। मतलब म्यूटेशनल ब्रीडिंग आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती है, किसके अंदर की गई, मूंग बीन में। और मूंग बीन को रेजिस्टेंस बनाया गया येलो मोजेक वायरस से। ठीक है, मतलब मूंग बीन के अंदर देख लो भाई, म्यूटेशन नाम से क्लियर हो जाएगा, मिला लेना, म्यूटेशन की गई। और इस तरीके से म्यूटेशन की गई भाई कि जो मूंग बीन है इसको रेजिस्टेंस बनाया गया किससे, येलो मोजेक वायरस से। तो माखो मोजेक वायरस था पूसा सदावर वाला, चिल्ली मोजेक वायरस, यहाँ पे क्या है, येलो मोजेक वायरस। कोरोना वायरस सुना होगा, कोरोना वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें बताइए भाई। इट आल्सो हैव सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। येलो मोजेक वायरस का जो आपका सिंगल स्टैंड जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। मैं बता रहा हूँ आपको, ना टोना पड़ता आपको, वहीं पे सर्च मारते, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सिंगल स्टैंड वाला सर्कुलर डीएनए होता है येलो मोजेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल। नोट इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट भाई, परभानी क्रांति भिंडी की है, परभानी क्रांति भिंडी के लिए आई थी। ठीक है, क्या था इसमें, देखिए परभानी क्रांति भिंडी की एक वैरायटी है। हाँ, ये रेजिस्टेंस थी येलो मोजेक वायरस से। कब बनी रेजिस्टेंस, जब नॉर्मल वैरायटी जो भिंडी की थी उसको वाइल्ड भिंडी स्पीसीज के साथ क्रॉस करवाया गया। और जब वाइल्ड भिंडी स्पीसीज के साथ क्रॉस करवाया गया तो इससे नई जो स्पीसीज बनी भिंडी की, भिंडी को हमने क्रॉस करवा दिया वाइल्ड भिंडी की स्पीसीज के साथ करवा दिया, उसे तैयार कराया, तो नई वैरायटी बनी भिंडी से, बोला प्रभानी वैरायटी, प्रभानी क्रांति बोला, जो कि भिंडी की वैरायटी है। प्रभानी क्रांति भिंडी की वैरायटी है, नोट इट केयरफुली। बड़ी प्रभानी क्रांति कोई क्रांति है क्या, कोई रिवोल्यूशन है क्या, नहीं, ये क्या है, एक वैरायटी है भिंडी की। और साइंटिफिक नेम क्या है भिंडी का, एबोलमोस्चस स्कुलेंटस, एबेलमोस्चस स्कुलेंटस है। क्या है भाई, एबेल मोस्चस स्कुलेंटस, स्कुलेंटस ये है। ठीक है सर, नेक्स्ट। और ध्यान रखना भाई, रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस से रेजिस्टेंस थी कौन, प्रभानी क्रांति जो भिंडी की वैरायटी है, ये भी येलो मोजेक वायरस से रेजिस्टेंस थी। और जो म्यूटेशन द्वारा बनाई गई आपकी क्या है, भिंडी की वैरायटी है, ये भी येलो मोजेक वायरस द्वारा रेजिस्टेंस थी। जो येलो मोजेक वायरस है ये सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रखता है। ठीक है, तो ये था भाई हमारा इस साइड का तीसरा पेज, कह सकते हो स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन का। ठीक है, काफ़ी अच्छे से भाई समझदारी के साथ बनाया मैंने आप लोगों के लिए। और डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहाँ से आप पूछे जाएंगे तो बड़े अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है भाई, फिर मैंने भी कुछ शब्द लिख रखे जो आपको पता होने चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, घरेलू जो पशु पालते हैं कहते हैं, इसके लिए टर्म इस्तेमाल है एनिमल हस्बेंड्री। लाइव स्टॉक जो पशुओं के लिए टर्म इस्तेमाल है। पोल्ट्री जो मुर्गा पालन पक्षी को पालते हैं पोल्ट्री कहते हैं। ब्रीड नस्ल होती है। एनिमल ब्रीडिंग पढ़ चुके हैं, इन ब्रीडिंग और ब्रीडिंग पढ़ लिया है हमने। मतलब मेरिस्टम कल्चर क्यों करवाते हो, मतलब मेरिस्टम कल्चर में क्या होता है, जो मेरिस्टम मान लो किसी प्लांट को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया तो मेरिस्टम कल्चर करवा दो। जो मेरिस्टम होते हैं वायरस फ्री होते हैं। मेरिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वायरस फ्री पार्ट होते हैं। एपिकल मेरिस्टम या एक्सिलरी मेरिस्टम, कोई भी मेरिस्टम ले लो आप, वो आपके वायरस फ्री होते हैं। पोमेटो क्या था, टोमेटो क्या है, पोमेटो भाई पोटैटो और टोमेटो को साइटो जो इनका प्रोटोप्लास्ट है वो कंबाइन कर दिया गया हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सोमेटिक हाइब्रिड बनाया गया प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से। ठीक है, इसे कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। पर इसके इसने डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दिया हमें, किसने, पोमेटो ने।
नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है? तो टिश्यू कल्चर टेक्निक के प्लांट के किसी भी पार्ट से हम नया प्लांट बना सकते हैं। अब वो प्लांट के छोटे से पार्ट की क्षमता जिससे नया पौधा बना सकता है, इसे कहते हैं टोटिपोटेंसी। व्हाट इज टोटिपोटेंसी? किसी पार्ट से पूरा पौधा बना लेना, इस क्षमता को कहते हैं। छोटा सा पार्ट है, इसे हम कहते हैं एक्सप्लांट। ध्यान रखिएगा, टिश्यू कल्चर के अंदर आपकी बातें, एक्सप्लांट क्या होता है, टोटिपोटेंसी क्या होती है, ये बहुत भाई कई बार पूछ लेते हैं। टोटिपोटेंसी छोटे से पार्ट की क्षमता होती है जिससे ये नया पौधा बना सकता है, उसे क्या कहेंगे? टोटिपोटेंसी। अब टिश्यू कल्चर का यूज करके पौधों को लार्ज स्केल पे उगाना क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या कहलाता है भाई? माइक्रो प्रोपेगेशन। कई बार इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसने नहीं पढ़ा होता है। कोई लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाना प्लांट्स का टिश्यू कल्चर का यूज करके क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन है माइक्रो? माइक्रो क्योंकि छोटे से पार्ट से प्रोडक्शन किया गया है, इसलिए बोला है माइक्रो। टिश्यू कल्चर हो गया, एक्सप्लांट हो गया, टोटिपोटेंसी हो गया। इन विट्रो प्रोडक्शन, लेबोरेटरी में इस चीज को तैयार करना। टोमेटो बनाना, एप्पल पोटैटो हो गए, ठीक है। एक सुनो, हिडन हंगर। भाई साहब पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 3 बिलियन लोगों को हिडन हंगर है, छुपी हुई भूख, मतलब जिसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता। 3 बिलियन आधी जनता पूरे वर्ल्ड की तो भूख का शिकार है, जिसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। बोले इसके लिए क्या करें? बोले हमें ऐसी वैरायटी बनानी चाहिए पौधों की जिनमें अच्छे खासे प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स हों। ठीक है, अभी पढ़ेंगे उनका नाम भी, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन बोला है उसको, अभी हम बायोफोर्टिफिकेशन पढ़े। इसके बाद म्यूटेशन आप समझ गए, जीन का अल्टरेशन करना। 840 मिलियन पीपल तो ऐसे हैं, 840 मिलियन, 840 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको फूड नहीं मिल पाता टाइम पे। भाई फूड नहीं मिल पाता, 840 मिलियन पीपल को, भूखे रह जाते हैं लोग। बर्ड फ्लू वायरस कौन सा है? बताइए भाई, बर्ड फ्लू वायरस कौन है? बर्ड फ्लू वायरस That is H5N1 वायरस इज ब्लड फ्लू वायरस। N1 है भाई, H5N1 वायरस क्या है? ब्लड फ्लू वायरस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, होमोजाइगोसिटी क्या होता है? एक प्रकार की जाइगोट बनना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिसके कारण फर्टिलिटी की उपजापन क्षमता जो प्रोडक्टिविटी हो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है भाई। अब सुनिए भाई, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? देखिए, क्रॉप्स को ब्रीडिंग करवाना इस तरीके से कि उनके पास हायर लेवल हो प्रोटीन का, ऑयल का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का। फसलों को इस तरीके से उगाना कि उनके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, ऑयल कंटेंट ज्यादा हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो, मिनरल ज्यादा हो, विटामिन ज्यादा हो। तो क्या कहते हैं उसको? बायोफोर्टिफिकेशन। जैसे भी 2000 सन में, 2000 की बात करें तो मेज का एक हाइब्रिड वैरायटी उगाई गई थी जिसके अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की अमाउंट डबल थी। मेज की हाइब्रिड वैरायटी उगाई थी ट्रिटिसिना, याद है हमने अभी देखा, जो मेज की हाइब्रिड वैरायटी थी ट्रिटिसिना ही थी ना, वो देख लेते हैं भाई कौन सी थी मेज की हाइब्रिड वैरायटी। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आप मेरे से पहले बता पाएंगे कि वो मेज की हाइब्रिड वैरायटी? प्रोटीना थी भाई, प्रोटीना, ट्रिटिसिना नहीं, प्रोटीना। शक्तिरतन और प्रोटीना थी, जिसमें क्या था आपका? लाइसिन कंटेंट बहुत ज्यादा था। तो मेज की वैरायटी है भी प्रोटिसिना, जिसके अंदर क्या प्रोटीन कंटेंट क्या था? बहुत ज्यादा था, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट मतलब अमीनो एसिड कंटेंट ज्यादा था, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ज्यादा थे प्रोटीना में, प्रोटीना एक मेज की वैरायटी है जिसके अंदर लाइसिन और जो आपका ट्रिप्टोफैन है, अमीनो एसिड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बताइए ट्रिप्टोफैन बताइए कैसा अमीनो एसिड है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक है इसका, कमेंट कीजिएगा ये बात। एटलस 66 में एक अलग वैरायटी है जिसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट था, व्हीट की वैरायटी, ठीक है। विटामिन सी ज्यादा किसमें पाया जाता है? बिटर गोर्ड में, बथुए में, मस्टर्ड में, टोमेटो में विटामिन सी कंटेंट ज्यादा होता है। बिटर गोर्ड करेला, कड़वा होता है ना। विटामिन ए किसमें ज्यादा मात्रा में होता है भाई? कैरेट में, पालक, स्पिनच में, पंपकिन कद्दू में, गोल्डन राइस में, ठीक है। आयरन और कैल्शियम किसमें ज्यादा होता है? स्पिनच, बथुआ, पालक, बथुए में। प्रोटीन रिच बीन्स में होता है ज्यादा, ब्रोड, लबलब, फ्रेंच, गार्डन पीज में और बीन्स में आपका प्रोटीन क्या होता है? ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला भाई शुगर केन। बोले शुगर केन के लिए भी हमने कमाल किया, सुन ले क्या बात है। बोले शुगर केन के लिए क्या कमाल किया? बोले सैक्रम बारबेरी एक शुगर केन है, शुगर केन की वैरायटी है, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में अच्छे से उगती है अपने, ठीक है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर वगैरह, उत्तर प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में उगती है, ठीक। पर इसका जो शुगर का कंटेंट है ना, ये बहुत कम है भाई, पुअर शुगर कंटेंट है कति, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि इसका शुगर कंटेंट बढ़ जाए, पर नॉर्थ इंडिया में उगती है अच्छे से, कौन? सैक्रम बारबेरी। और एक थी सैक्रम ऑफिसिनेरम, इसी शुगर केन की वैरायटी, जो साउथ इंडिया में दक्षिण नीचे उगती है, केरला, कर्नाटका साइड, ठीक है। हैव थिकर स्टेम और शुगर भी ज्यादा, बट नॉट ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, पर ये नॉर्थ इंडिया में नहीं हो सकती। देखो जो केरला से दक्षिण पीपल होगा ना, वहां शुगर जो आपका सैक्रम ऑफिसिनेरम है ना,
इसकी वैरायटी का जो थिक, इसका तना भी मोटा होता है, जो आपका स्टेम जो की पोरी होती है ना गन्ने की, वो मोटी होती है, और इसका शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। अब हम क्या करें, बोले हमारे यहाँ नॉर्थ वैरायटी उगती है पर शुगर कंटेंट कम, दोनों के जीन्स को मिक्स कर दो भाई, हाइब्रिड बना दो दोनों का। अब क्या, हाइब्रिड के कारण नॉर्थ में उगलेगी, हमारे यहाँ उगाएंगे उसको, और कंटेंट शुगर केन का वो ज़्यादा दे देगी। जीन्स का इस्तेमाल करके हम अच्छे खासा शुगर कंटेंट, शुगर का प्रोडक्शन कर सकते हैं, शुगर केन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, शुगर केन से शुगर का प्रोडक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सैकरम ऑफिसिनेरम साउथ इंडिया की है, और सैकरम बारबेरी अपने नॉर्थ इंडिया की है। समझ रहे हो? जी सर। साउथ में एसओ आता है ना साथ ही, तो ऑफिसिनेरम कर लेना, नॉर्थ में भी तो आता है, सन से याद कर लेना, सैकरम बार, ये इसमें भी आता है भाई। बन, बनू मैं तेरी, नाटक आया करता ना, बनू मैं तेरी दुल्हन टाइप, तो भाई सैकरम बारबेरी से याद कर लिया, बन, और सुन सो हो जाएगा, छोड़ो। एसओ सैकरम ऑफ साउथ इंडिया में आती है, एसओ सैकरम ऑफिसिनेरम, ओ ऑफिसिनेरम साउथ से याद कर लेना, नॉर्थ में बन याद ना रहे तो, ठीक है। तो शुगर केन हो गया। आप सुनिए भाई, कुछ मॉडिफिकेशन है प्लांट्स में जो इनको प्रोटेक्ट करती है जीवों से, कीड़ों से भी, और मतलब अदर प्रकार के इंसेक्ट जो इनको हार्म पहुंचाते हैं उनसे भी। तो पहले भी जैसे देखिए मॉडिफिकेशन क्या है, बोला कॉटन में एक मॉडिफिकेशन है कि इसके जो लीव्स होते हैं वो हेयरी लीव्स होते हैं। कॉटन में देखा होगा जो फुआ सा होता है, कह सकते हैं गला सा, उसके अंदर क्या हेयरी होता है, बाल से जैसा होता है, कपास है बाल जैसे होती है, मतलब बाल जैसे ही एक फुआ तो निकलता है, गला कह सकते हैं उसको। तो जो आपका हेयरी लीव्स है उसमें कॉटन में पाए जाते हैं, इसको इंसेक्ट से रेजिस्टेंट बना देते हैं। रेजिस्टेंट कैसे, मतलब इंसेक्ट आएगा बालों में झुल जाएगा, ऐसे ही एक्सपायर हो जाएगा भाई, ठीक है, मर जाएगा, तंग हो गया बेचारा। तो जैसिड से प्रोटेक्ट करते हैं ये कॉटन को, कॉटन कपास को हेयरी लीव्स होते हैं कपास में, जैसिड से बचाते हैं इसको, एंड वीट को सीरियल लीफ बिटल से बचाते हैं। ऐसे हेयरी लीव्स वीट में भी होते हैं, पत्तेदार टिकोने गढ़ने वाले भी होते हैं वीट के अंदर। तो क्या होगा, वीट को फ्रॉम सीरियल लीफ बिटल, तो सीरियल लीफ बिटल से प्रोटेक्ट करते हैं कौन, हेयरी लीव्स। हेयरी लीव्स रेजिस्टेंट होते हैं इंसेक्ट से भी कॉटन में, जो कॉटन को जैसिड से बचाते हैं, और वीट को ये हेयरी लीव्स किससे बचाते हैं भाई, सीरियल लीफ बिटल से, जो सीरियल्स को लीफ पत्तों पे एक कीड़ा लग जाता है, बिटल, ठीक है। अगला भाई, वीट के अंदर सॉलिड स्टेम होता है, जो तना देखा ना वीट का, जिसमें हम वी शेप बना के वो डले फेंका करें, ऐसे डला तना बन जाता है वीट का, देखिए सिंतरे कह देते हैं, संतरे कह देते हैं, जो सिंतरे बोलते हैं। तो क्या है भाई, उनके साथ हम फेंकते हैं उनको वी शेप बना के, डला फेंकना हमें लंबी दूरी तक, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो भाई जो वीट का जो स्टेम होता है सॉलिड होता है, जो हेल्प करता है इसमें प्रोटेक्शन में, किससे, स्टेम सप्लाई, स्टेम को मधुमक्खी नहीं लग सकती, इनको सॉलिड होता है ना इसलिए मक्खी नहीं लग पाती, देख लो खुद नेचुरल मॉडिफिकेशन है। ब्लैक कॉटन के अंदर कपास में एक और खास बात, स्मूथ लीव्स, पत्ते बिल्कुल स्मूथ होते हैं, नेक्टरलेस, नेक्टर नहीं होता, ये कॉटन बोलवर्म को अटैक नहीं करता, कॉटन बोलवर्म को अटैक नहीं करता आपके, क्यों, क्योंकि एक तो इनमें नेक्टरलेस कॉटन होता है और पत्ते बड़े स्मूथ होते हैं। स्मूथ पत्ते और नेक्टरलेस कॉटन क्या करते हैं, कॉटन बोलवर्म को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अब कॉटन बोलवर्म अट्रैक्ट नहीं होगा तो कॉटन बोलवर्म नहीं लगेगा, प्रोडक्शन कपास का अच्छा होगा। तो सब काम हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। जो बिट्टी का एक जीन होता है, क्राइजीन कहते हैं, जिसको जो कॉटन बोलवर्म को मारता है, उस जीन को कमेंट करो जल्दी से, कौन सा जीन है जो कॉटन बोलवर्म को किल करता है और साथ के साथ कॉर्न बोर मक्के में छेद नहीं होने देता, कॉर्न को, वो कौन सा क्राइजीन है जो कॉर्न बोरर नहीं लगने देता, ठीक है, कॉर्न बोर से प्रोटेक्शन करता है, उस क्राइजीन का नाम बताना है। कॉटन बोलवर्म से, जो कॉटन बोलवर्म से प्रोटेक्ट करता है, उस क्राइजीन का नाम भी आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अगला, हाई अस्पार्टिक एसिड का ज्यादा होना और नाइट्रोजन कम होना, शुगर कंटेंट कम होना मेज में। अगर मेज के अंदर शुगर कंटेंट कम है, नाइट्रोजन कम है, पर अस्पार्टिक एसिड ज्यादा है, तो मेज को स्टेम, मेज को कट करने वाले बोरर नहीं आएंगे, मेज के स्टेम को खाने वाले बोरर नहीं आएंगे, मेज के स्टेम बोरर नहीं आएंगे, ठीक है भाई। अगला, सोमा क्लोन क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट लाइक क्लोन। सोमा क्लोन टिश्यू कल्चर में जो नया पौधा उगाते हैं ना भाई, टिश्यू कल्चर में नया पौधा उगाते हैं, सोमा क्लोन होते हैं। अब बताओ आप टिश्यू कल्चर कैसे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगा देते हैं टिश्यू कल्चर में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जैसे ब्राई फिल्म के पत्ते, टिश्यू कल्चर, क्लियर है क्या, क्या छोटे से पत्ते पार्ट से क्या होता है, नया पौधा उगे, तो सोमा क्लोन्स बोलते हैं उनको, ठीक है। टिश्यू कल्चर से जो भी नए पौधे बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सोमा क्लोन, जो पेरेंट प्लांट के जैसे होते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन सुनिए भाई, एक सिंगल सेल जो बहुत सारे मात्रा में प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके, और वो भी ऐसी जगह हुए जो इन्वायरमेंट के जो कचरा फैला हुआ है ना, कूड़े कचरे पे उग के ज्यादा मात्रा में प्रोटीन बना सके, उसके लिए टर्म इस्तेमाल की। एक सिंगल सेल जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन बना देती है, उसलिए क्या बोल दिया, सिंगल सेल प्रोटीन। तो माइक्रोब्स यूज टू प्रोड्यूस फूड रिच इन प्रोटीन
लो लेवल ऑफ फैट, उचित लेवल हो सकता है फैट का, मिनरल्स का अच्छा लेवल, कार्बोहाइड्रेट का लेवल, विटामिन का लेवल अच्छा हो, एंड ऑल्सो रिड्यूस इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन्हें हम कहते हैं ऐसे माइक्रोब्स जो सिंगल सेल ही होते हैं माइक्रोब जनरली, तो क्या कहलाते हैं भाई, सिंगल सेल प्रोटीन। जैसे स्पाइरुलिना है, एक सिंगल सेल प्रोटीन है, जहां पे कूड़ा कचरा वहां उगेगी, प्रोटीन रिच होती है, स्पेस ट्रैवल भी इस्तेमाल करते हैं स्पाइरुलिना का। स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन लगी है, ध्यान रखना, सिंगल सेल प्रोटीन का काम करती है। हाँ, ये आपके मोनेरा किंगडम का मेंबर है। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया है। ऐसी फंजाई भी है, एल्गी भी है, बैक्टीरिया भी जो सिंगल सेल के प्रोटीन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन फंजाई भी, बैक्टीरिया भी, एल्गी भी सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बैक्टीरिया भी कर सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में इस्तेमाल। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस हो गया, स्पाइरुलिना होगी, बीजी ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐसी फंजाई भी है जैसे मोरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है, ये इस्तेमाल होते हैं कहाँ, सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में, ठीक है भाई। तो ये था भाई हमारा तीसरा पेज अप्रोक्सीमेट। अब कुछ टर्म्स और आते हैं, देखिए देख लेते जल्दी जल्दी से, कुछ याद नहीं गया ऊपर टक 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 टक, ठीक है भाई, डन डन, क्या बात साइड में नहीं है, नीचे कुछ बातें बच गई बस, जल्दी जल्दी देख लो। मतलब फ्रेश वाटर की फिशेज के उदाहरण दो, कहाँ कहाँ कौन कौन सी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिशेज है, कतला, रोहू, कॉमन कार्प, खत्म। कतला, रोहू, कॉमन कार्प, ट्रिपल सी हो गया। एक और क्लैरियस मैग्यूर जो है, क्लैरियस, ये आपके ओस्ट्रीथाइज का मेंबर है, क्लैरियस मैग्यूर कहते हैं इसको, ये भी आपकी फ्रेश वाटर फिशेज है, ठीक है। हिल्सा मैराइन फिशेज है भाई, हिल्सा, सार्डिनस, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जल्दी से बताओ, हिप्पोकैम्पस का दूसरा नाम क्या है, कमेंट कीजिएगा। मैक्रिल, पोम्फ्रेट्स, एक्जोकोइटस, ये आपकी है भाई मैराइन फिश जो मैराइन पानी में रहती है। मैराइन पानी में रहने वाली फिशेज के नाम बताओ जल्दी से। मैराइन पानी में रहती है हिल्सा, सार्डिनस, पोम्फ्रेट, मैक्रिल, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। फ्रेश वाटर में कतला, रोहू, कॉमन कार्प, क्लेरियस, ठीक है। अब आप बताना एक्वेरियम में कौन कौन सी रहती है, कमेंट कीजिएगा। एक्वेरियम में हिंट दे दो, एनिमल का लास्ट ओस्ट्रीथाइज का मेंबर है क्लेरियस, सॉरी ये जो एक्वेरियम में रहते हैं, सजावटी जो बर्तन बनाते हैं ना, जनरली एकेडमी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो बाहर जो मछलियां दिखती है हमें उस वेसल में, उसे एक्वेरियम कहते हैं। वहां पे कौन सी मछली पालते हैं, जल्दी से कमेंट करो बच्चा लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक्वाकल्चर क्या होता है, पानी में एनिमल्स एंड प्लांट की कल्चर, क्या कहलाती है एक्वाकल्चर, प्लांट भी जोड़ दिया साथ में, क्या कहलाती है भाई एक्वाकल्चर, पानी में कल्चर करवाना। पिस्सीकल्चर स्पेसिफिकली फॉर फिशेज को उगाना, ठीक है, पिस्सीकल्चर, PISCI कल्चर, ठीक है, फिशेज को उगाना। ब्लू रिवोल्यूशन किसके लिए आई है, फिशेज के लिए। ग्रीन फसलों के लिए, व्हाइट मिल्क के लिए, व्हाइट मतलब रिवोल्यूशन आई है मिल्क के लिए। मेरिस्टम कल्चर भाई बनाना, शुगर कैन, पोटैटो में की जाती है मेरिस्टम कल्चर। उसके बाद भी कुछ मोहित टेक्निक इस्तेमाल आपको बताना चाहिए। हिजारडेल पंजाब की है, सीप की ब्रीड है, बीकानेर जो मेरिनो रैम से बनाई गई, आउटब्रीडिंग, आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिस हैबिटेशन आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आपकी कंप्लीट जो स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन कंप्लीट होता है भाई, दोनों टॉपिक, ठीक है दोस्तों। होप सो आपको ये दोनों पेज काफी अच्छे समझ में आए होंगे। बस ये बात ध्यान रख लो, जो मैं ये चीजें आपको बढ़ा रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ ले भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन इसी में से आएगा। अब तो देख ले 2 घंटे में, 1.5-2 घंटे की वीडियो बन गई है करीब करीब, इतना का हो पाएगा, आराम से कर। इन्हीं में से क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इन दिस लेसन का। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब तो अच्छे से पढ़ ले और सुन ले ध्यान से। हम ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, 8 क्वेश्चन बना चुके हैं, बायो के 5 क्वेश्चन बना चुके हैं, फिजिक्स की स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से पढ़, जो नीट का जो पेपर होगा तेरा, जो 2022 को होने जा रहा है, उसकी अच्छी प्रिपरेशन करवा देंगे हम आपको। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में, हर रोज के 20 पन्ने कम से कम आपको भरने हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, बस मेहनत करते जाइए, दिन और रात मेहनत कर दो दोस्तों, कुछ ही समय बाकी है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है आप लोगों को, इसलिए ठीक है। और ध्यान दीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ज्ञानदार लगी हो, कुछ ज्ञानवान लगी हो, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को तुरंत लाइक कर देंगे। जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने सखाओं के पास, अपनी सहेलियों के पास भेज दो। क्या बात है सर, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए भाई। ऑल द बेस्ट। नीट की तगड़ी तैयारी करनी है आपको, नीट फोड़ना है अब की बार। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।